सबसे पहले दोस्तों आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएँ, हैप्पी होली। अगर आप 15 साल के हैं या 55 साल के, अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, आप किसी भी कैटेगरी के इंसान हैं, तो आपको ये कहानी सुननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कहानी इतनी हृदयविदारक कहानी है, जिसमें हमारे भारत की एक कड़वी सच्चाई निखर के सामने आती है। तो दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो अपने दिल को सँभाल के रखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी है राधिका की। राधिका जिन्होंने हाल-फिलहाल में ही अपनी 12th पास आउट करी थी और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए देहरादून के एक कॉलेज में एडमिशन ली। राधिका अपने फादर के साथ देहरादून पहुँचती हैं। इसके बाद में वहाँ पे रहने के लिए एक हॉस्टल देखती हैं। कॉलेज में हॉस्टल नहीं था, तो इसके बाद राधिका अपने जो प्राइवेट हॉस्टल होते हैं देहरादून में, वो देखती है और फाइनली उन्हें एक हॉस्टल मिल भी जाता है। और वो हॉस्टल होता है 4 फ्लोर का। हर एक फ्लोर पे 6 कमरे होते हैं। राधिका को सेकंड फ्लोर पे, जो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे एक कमरा मिलता है। राधिका इंडिविजुअल कमरा देख रही थी जिसमें अपना सेपरेट हो सारी चीज़ें, बट उन्हें सेपरेट नहीं मिला। इन्हें इस रूम को उन्हें किसी के साथ शेयर करना पड़ा, लेकिन कोई नहीं, राधिका बोली ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगी और राधिका उस कमरे को ले लेती है। राधिका जब एक दिन कॉलेज से वापस आ रही थी, समथिंग कॉलेज का क्लासेस खत्म हुई, उसके बाद वो लाइब्रेरी चली गई, लाइब्रेरी से रिटर्न आई, समथिंग रात के 8-9 बज चुके थे। अपने हॉस्टल वापस आती है। हॉस्टल वापस आती है तो राधिका का जो कमरा था, वो कमरा बिल्कुल सीढ़ियों के बगल में था। वो सीढ़ियाँ जो सीधा 3rd फ्लोर पे जाती थी। और 3rd फ्लोर के बारे में मैं आपको बता दूं कि 3rd फ्लोर का पूरा फ्लोर खाली था। पता नहीं क्यों, बट 3rd फ्लोर को जो हॉस्टल का मालिक था, वही किसी को रेंट पे देता ही नहीं। वो उसने खुद जानबूझ के वो जो फ्लोर है वो खाली कर रखा था। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब राधिका कॉलेज से रिटर्न आती है 8-9 बजे, तो राधिका क्या देखती है कि वहाँ जो 3rd फ्लोर पे सीढ़ियाँ जा रही हैं, वो सीढ़ियों पे सामने की तरफ एक लड़की खड़ी हुई है। राधिका ने एकदम उसे देखा, तो दोनों ने आपस में स्माइल किया तो उसने इशारे से उसे ऊपर बुला लिया और राधिका उसके कहने से ऊपर चली गई। और जब दोनों लोग वहाँ ऊपर 3rd फ्लोर पे एक कमरे में चले जाते हैं, तो राधिका ने उससे पूछा नाम वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, तो उसने अपना नाम नंदिनी बताया। इसके बाद क्या होता है कि इन लोगों की आपस में वही जो गर्ल्स टॉक होती है, वो होने लगती है। दोनों एक दूसरे से उसके हालात, मतलब घर, फैमिली, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें बातचीत करते हैं। 1 घंटा कब गुजर गया पता ही नहीं चला। इसके बाद राधिका बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है और स्टडी भी करनी है। तो वो वहाँ से रिटर्न वापस आ जाती है अपने रूम में और अपना खाना खा पी के सो जाती है। नॉर्मल रूटीन। अगले दिन कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बाद में जब वो रिटर्न आती है, तो रिटर्न आने पे क्या होता है कि आज भी उसे वो लड़की जो जिसने अपना नाम नंदिनी बताया था, वो लड़की वहाँ सीढ़ियों पे थी। आज भी उसने उसे बुला लिया और राधिका जो थी वो चली गई। राधिका ने उससे पूछा क्या हुआ, तुम कॉलेज नहीं गई? तो उसने इस बात को जैसे कि मतलब सुना ही नहीं, अनसुनी कर दी ये सारी चीजें। और वो दोनों बैठे उसके बाद में, तो राधिका जो बोली यार मुझे भूख लग रही है, मैं जाके खाऊंगी, तो वो बोलती है कि कोई नहीं, मैं कुछ बनाती हूँ, यहीं बैठ के खाते हैं, थोड़ी देर बातें कर लेंगे। और उसके बाद जो नंदिनी थी, वो वहीं अपने रूम में मैं आपको बता दूं कि गेट से घुसते ही साइड में एक सोफा पड़ा है, उसके सामने एक टेबल पड़ी है छोटी सी, जिसे सेंटर टेबल बोल लो। और राइट साइड में आगे को जाके एक बेड पड़ा है, लेफ्ट साइड में जाके किचन में, जो किचन का एक छोटा सा स्लैब बना हुआ है। ये थोड़ा सा फर्नीचर था उस कमरे में। और वहीं किचन में एक छोटा सा जो अपना गैस सिलेंडर वगैरह जो सारी चीजें हैं, ताकि उस पर थोड़ा बहुत कुछ बना सके। तो जो नंदिनी थी, वो वहां पे किचन में मैगी वगैरह बनाने लगी और ये दोनों लोग खड़े होकर आपस में बात भी कर रहे हैं। और बातचीत करने में पता चला कि जो नंदिनी है, नंदिनी के घर में केवल नंदिनी है और उसका एक छोटा भाई है और माँ है। उसके जो फादर हैं, वो बहुत टाइम पहले जब नंदिनी छोटी थी, किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो नंदिनी के घर पे केवल अर्निंग सोर्स उसकी माँ थी। भाई अभी बहुत छोटा है, वो पढ़ता है स्कूल में।
तो ये चीज़ राधिका ने मतलब ऐसे आपस में मेल-जोल बढ़ाया, बाकी जो अपनी गर्ल्स टॉक होती है वही सारी चीज़ें। उसके बाद वो मैगी बना के लाती है, दोनों लोगों ने मैगी खाई। मैगी खाने के बाद ही तुरंत पता क्या होता है कि राधिका बोलती है यार मुझे ना नींद आ रही है। तो जो नंदिनी है, नंदिनी बोलती है कोई नहीं आराम कर लो थोड़ा-सा, कौन सी दिक्कत है? तो राधिका क्या करती है कि जो सोफ़ा होता है, सोफ़ा से पीछे टिक के बिल्कुल इस टाइप से पीछे टिक जाती है, पैर सामने सेंटर टेबल पे रख लेती है और कोशिश करती है एकदम रिलैक्स होने के लिए। और मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे, उसे एकदम से स्लीप पैरालिसिस होता है। स्लीप पैरालिसिस मतलब उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, बट वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकती। उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकती। अब स्लीप पैरालिसिस जब उसे हो जाता है तो वो क्या देखती है उस स्लीप पैरालिसिस में कि सामने जो लेफ्ट साइड में एक बेड पड़ा है, उसी बेड के ऊपर एक लड़की वहां से बड़ी दौड़ती हुई आती है। पीछे 3 लड़के हैं जो उसके साथ बड़ी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, उनसे मतलब गुहार लगा रही है कि मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। लेकिन जो लड़के हैं वो जैसे कि मतलब उनके ऊपर भूत सवार था, वो उसकी कोई बात पे रिएक्ट ही नहीं कर रहे, बस केवल उनके ऊपर एक भैंसी शैतान आ गया जैसे उनके अंदर। वो उनको मतलब नोच रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, मतलब इतना बुरी कंडीशन कर रहे हैं। और इधर राधिका जब ये सारी चीजें देख रही है, उसका डर के मारे बुरा हाल है, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है। इसके बाद में वो क्या देखती है कि वो जो लड़के थे वो बारी बारी से उस लड़की के साथ वो गलत काम करते हैं। में लड़के जो है ना वो डर जाते हैं, और डरने के बाद वो जो लड़की थी जो बेहोश हो गई है, उस लड़की को वही जो बेडशीट पड़ी थी उस बेड के ऊपर, उस बेडशीट से उसका गला बांध दिया, और गला बांधने के बाद ऊपर फैन से लटका। अब ये सारी चीज देख के जो राधिका थी उसकी बहुत बुरी हालत थी। वो कोशिश कर रही थी कि मतलब वो कैसे भी करके अपने होश में आ जाए, और बड़ी ताकत लगाने के बाद वो होश में आती है। और जैसे ही वो होश में आती है तो वो सीधा बेड की तरफ ही देखती है। उसे बेड के कोने में एक लड़की, जो ऑब्वियसली नंदिनी ही थी, बैठी हुई है नीचे और सुबक सुबक कर रो रही है। ये चीज देख के जो राधिका है वो बिल्कुल डर जाती है, क्योंकि अभी जैसी नंदिनी दिख रही थी उससे पहले जो नंदिनी दिख रही थी वैसी बिल्कुल नहीं दिख रही। अभी बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल बॉडी में चिपक गई है, मतलब बहुत अजीब, बहुत डरावनी दिख रही है, बिल्कुल बाल खुले हुए हैं। ये चीज देख के वो एकदम से मतलब जैसे कि रूम से बाहर जाने के लिए होते हैं, तो वो जो नंदिनी है वो बोलती है डरो मत। तो जब ये चीज वो बोलती है राधिका को कि डरो मत, तो राधिका एकदम से रुक जाती है। फिर वो बोलती है कि तुमने अभी जो ये सारी चीजें देखी है ना, ये चीजें मेरे साथ ही हुई हैं। तो राधिका ये चीज सुन के मतलब बहुत दुखी होती है, और जो उसे डर लग रहा था सडनली वो डर जैसे कम होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि भले ही ये कोई आत्मा है, कोई भूत है, लेकिन शायद इस आत्मा से मुझे कोई नुकसान नहीं है, मुझसे शायद कुछ चाहती है ये। तो राधिका बोली कि अच्छा, तो मतलब पुलिस वगैरह या तुम्हारे घर वाले बाद में मतलब उन लड़कों का क्या हुआ, ऐसे नॉर्मल जो रैंडमली एक हर एक इंसान का सवाल होता है। तो उसने बताया कि हमारे घर में तो ऐसा कोई था ही नहीं, मम्मी है नॉर्मल, वो कुछ कर नहीं पाए। और ये जो लड़के थे, इन लड़कों की पॉलिटिकल जो कनेक्शन था वो बहुत अच्छा था, इस वजह से इन्हें कुछ सजा वगैरह नहीं हुई। और हॉस्टल का जो मालिक था उसने इस बात को इसलिए दबा दिया क्योंकि अगर हॉस्टल में इस सारी चीज की खबर जो है ना बाहर आ जाती तो इसका हॉस्टल बदनाम हो जाता, बच्चे इसके हॉस्टल में रुकते नहीं। इस वजह से इस चीज को बिल्कुल दबा दिया। राधिका ये चीज जान के बहुत दुखी हुई। बताओ क्या चल रहा है आज की डेट में, मतलब एक लड़की का दरिंदगी से मर्डर कर दिया जाता है और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी के कानों पे कोई जू नहीं रखती। अब क्या होता है, तो राधिका ने एक अमूमन सवाल पूछ लिया कि तुम मतलब यहाँ क्यों हो, तुम मतलब तुम मर चुकी हो, चली जाओ मतलब यहाँ से। तो बोली कि मेरी आत्मा को जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने हत्यारों को नहीं मार देती। तो ये चीज सुन के राधिका थोड़ी सी शॉक हुई। तो उसने बोला बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसने बोला कि जो हमारे हत्यारे हैं उनको बस आप केवल कैसे भी करके यहाँ रूम तक ले आओ, बाकी मैं देख लूंगी। पहले तो राधिका को ये सारी चीजें करने में बड़ा मतलब डर लग रहा था कि वो कैसे करेगी, कैसे किसी लड़के को यहाँ तक ले आएगी। लेकिन जब उसने एक लड़की के हिसाब से सोचा
कि एक लड़की के साथ क्या क्या चीजें हुई, तो उसने वो चीज करने के लिए डिसाइड कर लिया कि मैं उस लड़के को यहाँ तक लेके आऊंगी चाहे कुछ भी हो। बताओ वो लड़के कौन थे? तो जो नंदिनी थी उसने क्या किया, सोशल मीडिया पे उन लड़कों के अकाउंट्स दिखा दिए। ये एक लड़का जो ये है, दूसरा तीसरा, तीनों लड़कों के अकाउंट दिखा दिए। तो राधिका ने उन तीनों लड़कों को पहचान लिया। जब पहचाना तो राधिका को पता चला कि वो तीनों लड़के जिस कॉलेज में राधिका है उसी कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। राधिका फर्स्ट ईयर में थी, वो जो लड़के थे वो फाइनल ईयर में थे। तो राधिका ने सोचा कि अब कैसे भी करके इन लड़कों को इधर लाना है। तो उसने एक चीज बोली कि ये चीज बताओ, तुम्हें मतलब तुम्हारी डेथ को 2 साल हो गए हैं, तब से मतलब तुमने क्यों नहीं किया? तब से और भी तो इतने सारे स्टूडेंट आए, उन लोगों से तुमने बात क्यों नहीं की? तो जो नंदिनी है वो बोलती है कि तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे देखा है। मैं तो कब से यहाँ इंतजार कर रही हूँ कि कोई आके मुझसे बात करे जिसे मैं बता सकूं, लेकिन कोई आता ही नहीं है। मेरे मरने के बाद में इस फ्लोर पे कोई आता नहीं है, नीचे मैं जाती नहीं हूँ। ये चीज यहाँ पे हो गई। राधिका समझ गई कि ठीक है, चलो जो भी, शायद भगवान की यही मर्जी है, और इसी वजह से शायद जो नंदिनी है वो मुझे दिखाई दी। इसके बाद क्या होता है कि राधिका अपने रूम में आ जाती है। मन बहुत ज्यादा उसका मतलब उदास था, वो सारी चीजें जान के। जो मतलब एटलीस्ट उसकी फ्रेंड ही तो बन गई थी। मरी तो चलो वो जैसे भी मरी, जो भी हुआ उसके साथ, लेकिन थी तो मतलब एक लड़की ही ना। ये चीज जान के उसको बहुत दुख हो रहा था। अगले दिन जो राधिका है वो कॉलेज जाती है, और कॉलेज में उसका केवल ध्यान ये था कि कैसे भी करके वो जो लड़का है वो लड़का उसे नजर आ जाए, और बस फोकस यही था। सुबह से जब वो गई उसे लड़का वो कहीं नजर नहीं आता। ब्रेक में जब वो कैंटीन जाती है तो कैंटीन के बाहर लड़कों के ग्रुप में उसे वही लड़के नजर आते हैं जो प्रोफाइल उसने दिखाई थी। ये चीज देख के जो राधिका है वो कंफर्म हो गई कि हाँ, ये लड़के अभी भी यहीं पे हैं। अब उसका प्लान ये था कि कैसे भी करके इनमें से किसी एक लड़के को अपने मतलब बात करने की कोशिश करो, ताकि मैं उसे किसी भी बहाने से वहां तक ले जा सके। सिंपल राधिका का प्लान। भगवान शायद साथ दे रहा था राधिका का। जब क्लास ओवर हुई, लास्ट क्लास भी ओवर हुई, राधिका मतलब वहां से निकल के लाइब्रेरी के लिए जा रही थी, तो तभी क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर की जो गैलरी है उस गैलरी में राधिका इधर से जा रही है। उसने बहुत सारी किताबें वगैरह पकड़ रखी है हाथ में, और उधर से दूसरी तरफ से वो लड़का चला आ रहा है। जब वो लड़का आ रहा है, राधिका ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे वो कहीं दूसरी तरफ देख रही है। मतलब वो जानबूझ के दूसरी तरफ देख रही है, उधर से लड़का चला आ रहा है, और जाके जानबूझ के राधिका उस लड़के से टकरा गई। जब लड़के से वो टकरा गई उधर, तो भाई उसकी किताबें वगैरह गिर गई। अब जो लड़का था वो ऑलरेडी मतलब फ्लर्टी टाइप का था, और वो कैसे भी करके फ्लर्ट करेगा। अब उसने लड़की देखी और बोला सॉरी सॉरी सॉरी, जो नॉर्मली बोला जाएगा। और उसके बाद जो उसकी किताबें गिरी हुई थी, वो जो लड़का है वो किताबें उठाता है, और साथ में जब किताबें उठाया, तो जब किताबें उठा रहे थे तो एक दूसरे मतलब एकदम एक मूवमेंट बन जाता है। लड़का लड़की को देखता है, और लड़की उसको यही चाह ही रही थी कैसे भी करके मैं इस लड़के को अपने जाल में फंसा लूं या कुछ भी कह लूं। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जब एक दूसरे को देखते हैं तो जो लड़का है वो स्माइल करता है, और उधर लड़की भी स्माइल करती है। बस फिर क्या, बात स्टार्ट हो गई। वो नंबर एक्सचेंज हो गए। जब नंबर एक्सचेंज हो गए तो इन लोगों की बात होने लगी। अब बात होने के बाद में क्या होता है कि जो राधिका है एक दिन उस लड़के को बोलती है कि आप ना एक काम करो, आपसे मिलना है और इधर हॉस्टल आ जाओ। तो वो जो लड़का अपने बाकी के जो दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ में सीधा हॉस्टल पहुंचता है। जब वो वहाँ हॉस्टल पहुंच जाता है लड़का, तो उसके साथ उसके बाकी के 2 दोस्त भी होते हैं। उस लड़के का नाम होता है अक्षय, बाकी के दोस्त का नाम होता है, एक का नाम निशांत और एक का नाम आमिर। तीनों लड़के वहाँ हॉस्टल में 3rd फ्लोर पे पहुंच गए। 3rd फ्लोर पे सारे के सारे कमरे जो है ना वो खाली पड़े हुए हैं। एक कमरे में लाइट जल रही थी। तो जो अक्षय है उसने सोचा कि पक्का जो राधिका है वो इसी कमरे में होगी।
तो वो कहता है कि आमिर और निशांत से कि तुम एक काम करो, तुम दूसरे कमरे में चले जाओ, मैं राधिका से मिलके आता हूँ। तो जो आमिर और निशांत दूसरे कमरे में जाते हैं। दूसरे कमरे का गेट जैसे ही खोलते हैं, बिल्कुल जैसे मकड़ी का जाला लगा पड़ा है। कमरा जो है ना बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ, जैसे सालों से उसमें झाड़ू नहीं लगाई गई, धूल धूल हो रखी। उस कमरे में भी जहाँ से गेट से इंटर करते हैं, इंटर करते ही लेफ्ट साइड में एक सोफा पड़ा हुआ है। सामने वाली दीवार पे एक शीशा लगा हुआ है, काफी बड़ा, कम से कम 3x3 का। किसने लगाया होगा, तब से वो लगा ही हुआ होगा। और लेफ्ट में जाके लेफ्ट साइड में एक बेड पड़ा हुआ है, ऊपर सीलिंग फैन लगा हुआ है, और सोफे के पीछे निकलने के लिए स्पेस है, मतलब सोफा के पीछे से आदमी निकल सकता है। इस प्रकार का वहां का था। तो जब वो दोनों लड़के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सारा इतना गंदा है, कहाँ बैठे। तो वहीं एक कपड़ा वगैरह देखते हैं जो पुराने कपड़ा है, और उसी से सोफा को झाड़ झूड़ के उस पर बैठ जाते हैं, अपने फोन वगैरह में बिजी हो जाते हैं। उधर अक्षय कमरे में जाता है, और जैसे ही वो कमरे में जाता है तो वो क्या देखता है, जब लेफ्ट साइड में जो बेड पड़ा था, बेड के सामने की तरफ एक खिड़की होती है, तो उधर ही एक लड़की बैठी है जो कि उसे राधिका समझ आई, और वो दूसरी साइड में देख रही थी, अक्षय की तरफ उसकी पीठ थी। तो अक्षय ने उसे आवाज दी, राधिका राधिका, मैं आ गया। तो वो जो लड़की थी उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब अक्षय ने सोचा कि शायद ये हेडफोन लगा रखे हैं या नहीं सुन रही है, तो अक्षय उसके पास जाता है और कंधे पे जाके ऐसे हाथ रखता है। और जैसे ही वो हाथ रखता है, जो वो लड़की थी उसकी गर्दन एकदम 180 डिग्री एकदम पूरी घूम जाती है केवल। और 180 डिग्री जब एकदम गर्दन घूमेगी तो जो अक्षय था उसकी एकदम से चीख निकल जाती, क्योंकि वो राधिका नहीं थी। वो जो लड़की थी वो थी नंदिनी, जो बहुत खतरनाक लग रही थी, बहुत गुस्से में थी। ये चीज देख के पता नहीं अक्षय एकदम भागने की कोशिश करता है, गेट की तरफ जाता है, और जैसे ही वो गेट की तरफ जाता है गेट अपने आप बंद हो जाता है, गेट की चटकने लगती है। अब अक्षय और राधिका उठती है और सामने खड़ी है। अक्षय राधिका को पहचान गया था कि ये वही लड़की है जिसके साथ इसने कई साल पहले वो दरिंदगी की। अक्षय के मुंह से केवल यही निकला कि मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई, और कुछ बोला ही नहीं उसने। और इधर जब ये चीज नंदिनी ने सुनी तो वो बोलती है कि मैं भी तो तुमसे बोल रही थी ना कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुमने छोड़ा मुझे? क्या किया तुमने मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इतना बोलते ही जो नंदिनी वहां से गायब हो गई, एकदम खत्म। तो अक्षय को ऐसे लगा कि शायद वो चली गई, और वो गेट पीटने लगा एकदम टप 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 टप, एकदम हेल्प करो, हेल्प हेल्प, मतलब के बाहर के उसके दोस्त सुन लें उसको। लेकिन जैसा लग रहा था कि कमरे से बाहर कोई आवाज ही नहीं जा रही। और जब ये कर ही रहा था तभी पता नहीं कहां से उसका पैर एक अदृश्य शक्ति ने पकड़ा, मतलब दिख ही नहीं रहा था, और उसको खींच के सीधा दीवार में दे दिया। और जैसे ही दीवार में मारा उसका सर दीवार में लग जाता, वो बिल्कुल खूनम खून, उसके सर से खून निकल रहा है, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा है, और केवल कहे जा रहा है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन जो नंदिनी थी वो इतने गुस्से में थे कि शायद नंदिनी वो चीज सुन ही नहीं रही थी कि वो मुझे माफ कर दो, और शायद नंदिनी को माफ करना भी नहीं चाहिए था। जो चीज उसने की थी उस लड़की के साथ में, ऐसे लोगों को माफी मिलनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद ये दोबारा उठता है, और दोबारा जैसे ही उठता है वो गेट तक पहुंच जाता है। इधर पीछे नंदिनी खड़ी है, सामने गेट पे अक्षय खड़ा है, गेट बजा रहा है, हेलो हेल्प 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 हेल्प। पीछे मुझे माफ कर दो, फिर हेल्प हेल्प, हेलो कोई है, हेल्प बचाओ। फिर पीछे देख के बोल रहा है मुझे माफ कर दो। इधर जो नंदिनी है एकदम से बड़ी तेज तेज हंसती है कि शायद उसे मुझे माफ कर दो वाली जो इनकी आवाज है बड़ी, मतलब मजा आ रहा है, क्योंकि कभी वो भी ये चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन ये लोग नहीं छोड़े। इसके बाद नंदिनी ने उसका सर पकड़ा और सीधा वहीं दीवार में दे मारा।
जो उसका खून पहले थोड़ा बह रहा था, अब बिल्कुल सर फट गया, वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। इसके बाद नंदिनी ने क्या किया कि नंदिनी ने उसको वहीं छोड़ दिया। उसके बाद अपने आप कहां से वो जो बेडशीट थी, वो बेडशीट उठी, उसके गले में बंध गई और वो पंखे से लटक गया। इधर इसके जो दोनों दोस्त थे उन्हें पता ही नहीं कि उसके दोस्त वाले रूम में क्या चल रहा है। वो इतनी देर से आवाजें दे रहे हैं, उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे। अब क्या होता है, जब इधर अक्षय मर चुका, नंदिनी जाती है दूसरे रूम में दोनों लड़के अपने फोन में बिजी सोफा में देख रहे हैं, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, सोफा में बैठे आराम से फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। तभी क्या होता है, एकदम से मतलब पूरे रूम का जो टेम्परेचर है ना, वो एकदम ठंडा हो जाता है। मतलब जबकि नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन वो एकदम से ठंडा हो जाता है। मतलब एकदम खिड़की से ऐसा लगता है एकदम पर्दा उड़ती है, एकदम खिड़की की जो पर्दा थी एकदम उड़ती है, और ऐसा लगता है जैसे कुछ अंदर आया और रूम का एकदम टेम्परेचर ठंडा। और जब टेम्परेचर ठंडा होता है तो क्या होता है कि वो एकदम लड़के सामने की तरफ देखते हैं कि मतलब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो जब वो सामने की तरफ देखते हैं, सामने शीशा लगा हुआ है, सामने शीशा पे वो देख रहे हैं कि उनके पीछे कोई एक लड़की, शीशे में वो दोनों लग रहे हैं क्योंकि शीशा बहुत बड़ा था, वो दोनों लोग दिख रहे हैं शीशे में, और उन्हें शीशे में दिख रहा है कि कोई लड़की, कोई एक एंटिटी जिसके बाल खुले हुए हैं, बड़ी खतरनाक लग रही है, लाल बिल्कुल आंखें हो रखी हैं, वो पीछे खड़ी हुई है। ये चीज देख के एकदम दोनों डर जाते हैं एकदम, और डर के एकदम आगे की तरफ भागते हैं। और जब आगे की तरफ भागते हैं और पीछे की ओर देखते हैं तो उन्हें कुछ नजर नहीं। जो आमिर था वो आगे की तरफ उठ के भागा, जो दूसरा बंदा था वो वहीं अभी सोफा में चुपके एकदम ऐसे बैठा हुआ। अब क्या होता है कि जो आमिर था, आमिर को एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ा और हवा में लटका। उसे अभी कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। वो एकदम हवा में लटकता है और जमीन पे गिर जाता है। ये चीज देख के निशांत की चीख निकलती, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। और इधर जब आमिर जमीन पे गिरता है, निशांत सीधा उठता है और गेट की तरफ दौड़ता है कि कैसे भी करके गेट खुल जाए। गेट के ऊपर एक कील लगी हुई थी, जो अमूमन गेट में पीछे कपड़े वगैरह टांगने के लिए लगा देते हैं। तो वो गेट बजा रहा है, कोई नहीं सुन रहा, हेल्प, कोई है बचाओ, कोई है बचाओ, कोई है बचाओ। तभी क्या होता है कि जो कील लगी थी, पीछे से नंदिनी उसकी गर्दन को पकड़ती है और कील में ताप 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 कील उसके माथे में घुसा देती है। और वो यहीं ऐसे जैसे कील घुसने के बाद ऐसे एकदम टिक गया, मर गया। ये चीज देख के जो आमिर था, उसकी तो हालत ही खराब थी। वो चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन शायद नंदिनी ने ये चीज ठान रखी थी कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे, और शायद भगवान ने भी ये चीज ठान रखी थी, तभी तो भगवान नंदिनी का साथ दे रहा है। नहीं तो नंदिनी वहां से जा चुकी होती। भगवान को भी यही चाहिए था कि ये जो लड़के हैं जिन्होंने जो ये दुष्कर्म किया है, इनको इनका किए का होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि वो जो आमिर वहां पड़ा हुआ था, जिसका सर फूटा है, एकदम से जो नंदिनी है उसकी पैर को पकड़ती है। पैर को पकड़ने के बाद में सीधा दीवार में दे मारती है। दीवार में मारने के बाद में वो सीधा उस कांच से टकरा जाता है, जो दीवार में कांच लगा हुआ है। कांच एकदम चूर चूर हो जाता है, और बाकी का जो कांच था वो कांच उसकी बॉडी में घुस जाता है बहुत जगह। मतलब पूरी बॉडी उसकी खून खून से ब्लीडिंग हो रखी, मतलब उसके मुंह से आवाज भी नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे बेहोश हो, लेकिन शायद मरे नहीं थे, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बाकी था। इसके बाद नंदिनी क्या करती है कि आमिर को बाहर बालकनी पे ले जाती है, क्योंकि रात का समय हो रखा था, कोई भी नहीं था, और बालकनी से सीधा नीचे फेंक देती है। अब अक्षय भी मर गया, आमिर भी मर गया। जो निशांत था, शायद उसकी सांसें चल रही होती। निशांत को भी उसने उसी कमरे में पंखे से लटका दिया। तीनों के तीनों लोग वहां पर मारे गए।
हड़कंप मच गया। जब पता चला, जब उसकी बॉडी नीचे फेंकी गई तो एकदम से हड़कंप मच गया। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे देखे कि ऊपर कौन है, और जब सभी लोग दौड़ के मतलब ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि कोई भी नहीं है। समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। और भगवान ने इतना साथ दिया उसका कि जो राधिका से वो फोन पे बात करता था, अक्षय, उसके फोन में उसकी कॉल लॉग भी नहीं मिली, कॉल डिटेल ही नहीं मिली। तो राधिका का कोई चैप्टर ही नहीं दिखा केस में, और अननोन हत्यारों के नाम से इस केस को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसी प्रकार की और भी हॉन्टेड कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।